आज हम आप सभी को मिलाने वाले हैं HD 3385 जो कि गेहूं की बहुत चर्चित वैरायटी है। तो किसानों के बीच में इसके बारे में कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए जो HD 3385 की पूरी टीम है उससे हम जानेंगे कि इस वैरायटी में क्या खासियत है, क्या इसके प्लस पॉइंट है और कौन कौन से क्षेत्र में इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सर का नाम, परिचय, सारी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राजवीर यादव, मैं IRI में कार्यरत हूँ और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के मेरा डेजिग्नेशन है। और वीट में नई वैरायटियां विकसित करना मेरा काम है। वीट की कई वैरायटियां जैसे HD 2967 है, 2932 है, 3226 है, HD CSW 18 है, HD 3117 है, HD 3298 है, HD 3171 है, HD 3385, 3390, 3410 ये हमने अपने सर्विस के दौरान इन किस्मों का विकास किया। तो सर आपने बहुत बहुमूल्य किस्में किसानों को प्रोवाइड कराई है। तो विशेषकर आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सिर्फ किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपने अभी एक नई वैरायटी बनाई है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी है, तो किसानों को इसके बारे में मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो इसकी कुछ खासियत और कहाँ कहाँ इसको लगाना चाहिए स्पेशल तौर से, इसका अधिकतम कितना उत्पादन है, न्यूनतम कितना है, कितने पानी देना चाहिए, कितनी सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, नंबर एक तो मैं किसानों के साथ बताना चाहूंगा कि भाई हमने जब ये गेहूं की वैरायटी डेवलप करने शुरू करी तो हमारा एक मकसद था कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाएं। जी। तो किसानों की आय को बढ़ाएं और कैसे उनकी प्रोडक्शन को इंश्योर करें ताकि उनकी प्रोडक्शन जो मौसम में बदलाव होता है या डिफरेंट टाइम में सोइंग करते हैं उसको देखते हुए उनके अंदर कम से कम प्रोडक्शन में बदलाव हो, यानी ज्यादा गिरे नहीं अगर मौसम खराब होता है। तो इस पे हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम यूं कहें कि भाई खराब मौसम में पैदा ज्यादा ना गिरे और अच्छे मौसम में अच्छी पैदा आ जाए। ये हमारा टोटल प्रयास है। और दूसरा हमारा एक ये प्रयास था कि जैसे अगर आप पूरे इंडिया की सिचुएशन देखोगे तो ज्यादातर वीट ग्रोइंग जोन में सबके अंदर वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। जी सर। सोयल के अंदर साल्ट की एक्युमुलेशन बढ़ती जा रही है, सोयल की फर्टिलिटी घटती जा रही है। तो ये सब चीजें हैं जो वीट की प्रोडक्शन को चैलेंज कर रहे हैं बार बार। और आप ये देखोगे कि पिछले 4-5 सालों में बहुत प्रोडक्शन में उठापटक है। किसी साल बहुत अच्छी पैदा होती है, किसी साल बिल्कुल। इस बार देखोगे तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है गेहूं की। लेकिन उसी टाइम पे MP के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम रही है। जैसे कि मैं खुद भी सर MP से हूँ, तो इस वर्ष जो हमने देखा है MP में लगभग गेहूं का जो प्रोडक्शन है 50% डाउन हुआ है। क्योंकि मैं खुद भी एक फार्मर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको ज्यादा पता होगा, पर मैंने जिन लोगों से फीडबैक लिया है ज्यादातर लोग बाग 20 से 30% प्रोडक्शन कम बताते हैं कि हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्शन कम रही है। तो वो कुछ कारण है मौसम के जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन, वो ऐसा नहीं है कि सोयल के अंदर फर्टिलिटी में इतना बदलाव हो जाएगा, लोगों की एग्रोनॉमी में बदलाव हो जाएगा या वेराइटी सडनली चेंज हो गई। ये कोई फैक्टर नहीं हो सकता एक साल में, वो सिर्फ कारण मौसम है। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किस्में विकसित करते हैं। यानी 3 मेन चीजें, गेहूं की पैदावार बढ़े और गेहूं की मौसम के प्रतिकूल होने पे ज्यादा पैदावार गिरे नहीं। मैं नहीं कहता कि भाई ये बिल्कुल नहीं गिरेगी, गिरेगी बट ज्यादा ना गिरे। और तीसरी, किसानों की आय बढ़े। तो हम 3 ही मुख्य काम, तो इसी के उसके अंदर हमने HD 3385 का विकास किया था। तो जब हमने पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यूअसली यूं लगाइए कि भाई पिछले 2006 से हम कंटिन्यूअसली इस बात पे शोध कर रहे हैं कि क्या कारण है जिससे गेहूं की पैदा बढ़ती है, क्या कारण है जिसकी वजह से गेहूं की पैदा घटती है। तो हमने पाया कि जो गेहूं की पैदावार बढ़ रही है उसमें एक मुख्य कारण है कि गेहूं कितनी टाइम तक खेत में रहता है। ठीक है, तो जितना लंबा ड्यूरेशन मिलेगा, यानी जैसे अगर हम कंपेयर करें, बहुत बार जैसे पत्रकार बंधु भी या जिन लोगों को वैज्ञानिक समझ कम है वो लोग भी कहते हैं कि यूरोप में गेहूं की पैदावार 10 टन है, 12 टन है प्रति हेक्टेयर, 120 क्विंटल, 100 क्विंटल, 150 क्विंटल तक का उत्पादन लेते, 160 क्विंटल तक का उनका रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो वो हम उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ 70 क्विंटल की बात करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 80 क्विंटल की बात करते हैं।
और मैक्सिमम चले जाओ 82 क्विंटल की बात करते हैं। तो हमारी पैदावार में उनकी पैदावार में डबल का अंतर है जी। तो उसका कारण कुछ नहीं है, वहां पे पूरे साल की फसल होती है। यूरोप के अंदर जिन कंट्री में, खासकर जैसे आपके इंग्लैंड के साथ लगते हुए कंट्रियों में या यूरोप के दूसरे कंट्रियों में, नीदरलैंड वगैरह में, इन सब में आपकी गेहूं की अवधि तकरीबन 280 दिन से लेके 300 दिन तक की, और 300 दिन से भी ऊपर चली जाती है। कई जगह तो 320 दिन की अवधि है, यानी पूरे साल में एक फसल हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग पैदावार आती है। तो हमने एक चीज देखी कि भाई आप अवधि को बढ़ा के गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कतें क्या है कि जैसे गेहूं की अवधि बढ़ाएंगे, अप्रैल के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक से बढ़ना शुरू हो जाता है, मार्च के कई बार मार्च के एंड में, और ये एक ट्रेंड रहता है कि पहले आपका महाराष्ट्र में बढ़ेगा, फिर सेंट्रल इंडिया में यानी एमपी में बढ़ेगा, राजस्थान में बढ़ेगा, साउदर्न हरियाणा में बढ़ेगा, फिर पंजाब में बढ़ेगा। यानी अगर हम देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, हरियाणा में उससे कम मिलता है, राजस्थान में उससे कम मिलता है, एमपी में उससे कम मिलता है, और महाराष्ट्र में उससे कम मिलता है। तो महाराष्ट्र के वगैरह में 110-120 दिन का टाइम मिलता है फसल को, अगर हम नवंबर की सोइंग करें। और आपका पंजाब के जो फुटिल एरिया है उनमें देखें तो 160 दिन का टाइम मिल जाता है। यही फैक्टर उनकी पैदावार को डिसाइड कर रहा है, 120 दिन और 160 दिन। ताकि 160 दिन में पंजाब के अंदर पैदावार अच्छी आती है और 120 दिन में पैदावार कम आती है। लेकिन ये नहीं है कि भाई वहां की प्रोडक्शन, उनकी सॉइल की कैपेसिटी खराब है या लोगों को ज्ञान नहीं है। उन लोगों को सब ज्ञान है, सारी चीजों की समझ है। और ज्यादातर सॉइल में, जितनी अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें, एमपी की सॉइल बहुत फर्टाइल है, और एमपी के अंदर जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो पंजाब से किसी हालत में कम नहीं है। जी। तो एमपी में हम जो पैदा बढ़ाने का हमारे पास एक अच्छा तरीका ये है कि हम उसकी सोइंग को थोड़ा सा अर्ली कर दें। ज्यादातर फार्मर ये मानते हैं कि गेहूं की सोइंग एक टेम्परेचर जब 23 डिग्री के आसपास आ जाए, या 23 डिग्री से थोड़ा 25 और 23 डिग्री के बीच में आ जाए, तब सोइंग करते हैं। तो वो विंटर सेट होने का इंतजार करते हैं, उसकी वजह से वो व्हीट की सोइंग को डिले करते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि व्हीट के अंदर जर्मिनेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं पड़ता आपका सोइंग, ज्यादा सोइंग का इंपैक्ट नहीं पड़ता अर्ली सोइंग से, यानी वो एग्रोनॉमी का ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी जैसे हम मान लो किसी भी किस्म को अक्टूबर में बोएं, जी, अक्टूबर में बोएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अक्टूबर में बोने से वो किस्म की पैदावार खराब हो जाएगी, गर्मी को नहीं सह पाएगी, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर में बोने से उसका अवधि बढ़ जाएगी तकरीबन 20 दिन, जी, ठीक है। तो 20 दिन की अवधि वो 20 दिन की पैदावार में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही आपकी पैदावार बढ़ा देता है। अब इश्यू है कि अक्टूबर में बोने के नुकसान क्या रहेंगे फार्मर को। वो एक ही कारण रहता है कि जब अक्टूबर में बोते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और बहुत सारे किसान जिनको ये तरीका है कि भाई वो जैसे अक्टूबर के अंदर जब मॉइस्चर कम है धरती के अंदर, यानी गर्मी ज्यादा पड़ती है, ऊपर की सोइल का प्रोफाइल का मॉइस्चर बहुत जल्दी खत्म होता है, तो उसको थोड़ी सी अगर हल्की डेप्थ पे बो दिया ना, यानी कम डेप्थ पे बोया, तो उसका ऊपर का मॉइस्चर उड़ जाएगा, उसमें स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट का इश्यू रहेगा। हाँ। यानी प्रॉपर जमुआर नहीं होगी। हाँ। बट अगर जब प्रॉपर जमुआर हो गई तो फिर उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो मेजर नुकसान ये है कि ज्यादातर किस्में इस तरह की है जो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करती है, यानी उनमें टेम्परेचर बाली निकलती है, वो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में निकलती है। अक्टूबर में बोओगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ज्यादातर किस्मों में ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उनमें बाली ज्यादा जल्दी निकलाती है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी पैदावार नहीं आती। लेकिन हमने जो ये किस्में विकास कर रखी, इन किस्मों में हमने एक खास ध्यान दिया है कि जब हम इनको हाई टेम्परेचर में बोए तो इनके अंदर बाली जल्दी ना निकले, यानी उसी टाइम पे निकलेगी बाली तकरीबन जो नवंबर में बोई हुई फसल की निकलती है। यानी नवंबर में बोई हुई फसल की बाली अगर से फरवरी में निकलती है तो ये अक्टूबर में बोई हुई किस्मों की भी बाली फरवरी में ही निकलेगी। तो उनको प्रॉपर ग्रेन फिलिंग टाइम भी मिल जाता है,
फुटाव का टाइम भी ज्यादा मिल जाता है और नंबर ऑफ जो बालियां हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जो हमने HD 3385 किस्म की बात कर रहे हैं, हमने इसका विकास इसी तरह से किया है। अगर जो इसको अक्टूबर में बोओगे तो इसकी पैदा बहुत अच्छी आएगी, नवंबर में बोओगे तो पैदा नहीं घटेगी, इतनी ज्यादा नहीं घटेगी जैसे हम सोचते हैं। और अगर जो मान लो दिसंबर में बोना है तो दिसंबर में बोने से भी इसकी पैदावार दिसंबर में बोई हुई और किस्मों से अच्छी ही रही। अब MP के अंदर अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो एक वैरायटी है उनकी GW 513 ही नंबर है। हाँ, GW 513 वो बहुत किसानों ने लगाई, लेकिन उस वैरायटी का लोगों ने जैसे इस YouTube की वीडियो देख के ज्यादातर लोगों ने जल्दी बो दिया अक्टूबर में। तो उसमें जल्दी बाल आ गई और उसकी वजह से, ऐसा नहीं कि वो वैरायटी बुरी है, वो जल्दी बोने की वजह से नुकसान उस वैरायटी को लास्ट ईयर रहा, जिसकी वजह से काफी पैदा घटी। HD 3385 हमने MP के अंदर तकरीबन 20-25 लोकेशन पे लगाई होगी, फालतू भी लगी होगी बट 20-25 लोकेशन पे लगाई होगी, जिसमें से हम 10-15 लोकेशन को खुद पर्सनली विजिट करके आए थे हम सारे लोग। जी सर। तो वहां पे जो हमने औसत पैदावार उन लोगों से पूछी, वो हमने औसत पैदावार मिली इस वैरायटी की 21 क्विंटल से लेके 28 क्विंटल तक। 28 क्विंटल वाला जो फार्मर है, सीड प्रोड्यूसर है, 28 क्विंटल वाला है वो राजस्थान का है। वो तो 29 क्विंटल बात आ रहा है, लेकिन 28 क्विंटल हम मान के चलते हैं, 28 क्विंटल के आसपास ठीक है उसकी। तो वो है राजस्थान में। लेकिन जो दूसरी खास बात है कि ये सब पैदावार लोगों ने ली है सीड रेट घटा के। यानी उनको, जैसे हमने उनको लाइसेंस के थ्रू सीड दिया तो महंगा सीड था, तो उन लोगों ने 10 किलो से ही पूरा एकड़ लगा दिया सीड को मल्टीप्लाई ज्यादा करने के लिए। तो ये सब जितनी भी पैदावार के आंकड़े बता रहे थे वो सब 10 किलो सीड से आंकड़े। तो मैं जो लोगों से, किसान भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि भाई आप इस कसम को सीड रेट थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा घटा के, यानी अगर जो 40 किलो बोते हो तो इसको 30 किलो बो के भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। और एक सीड रेट घटाने से जो मोटा फायदा होता है, हालांकि MP में ये समस्या नहीं है, लेकिन बिहार में, इसमें पंजाब में और हरियाणा में, पंजाब जहां फर्टिलाइजर की डोज बहुत डालते हैं वहां पे लॉजिंग की समस्या रहती है। तो वहां पे अगर फार्मर 40 की बजाय 30 किलो के अंदर सीड रेट से लेंगे इस किस्म को, तो उनकी लॉजिंग की समस्या भी घट जाएगी। और इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तकरीबन आपकी 90 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर के आसपास जाती है। किसी जगह 95 चली जाएगी, ज्यादा फर्टाइल सोयल है, 98 चली जाएगी, 100 के आसपास चली जाएगी, लेकिन उससे फालतू नहीं जाती। बाली बहुत अट्रैक्टिव है। और इसकी दूसरी फायदा है कि जो बालियों में दानों की संख्या है वो तकरीबन किसी जगह 70 रह जाता है, 75 आ जाता है, 100 भी चला जाता है। और MP के अंदर दानों में संख्या बढ़ने के साथ साथ ग्रेन की क्वालिटी और शाइनिंग बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये इसके फायदे हैं। और जो हमने पंजाब में भी और हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, UP में भी, सब जगह इसको लास्ट ईयर हमने MOU के तहत लगवाया था। ज्यादातर जगह लास्ट ईयर, हालांकि सीजन बहुत फेवरेबल था इन एरिया में, ज्यादातर जगह लोगों ने 5 से 10 किलो की सीड रेट में ये वैरायटी लगाई थी। उन सब की पैदावार 24 क्विंटल से ऊपर ही है, 27 क्विंटल 28 क्विंटल तक की लोगों ने रिपोर्ट की है जो हमारा। बट अगर जो उसको ऑप्टिमम सीड रेट पे ले जाएंगे हम, अगर मान लो 30 किलो पे ले जाएंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और फुटाव बहुत अच्छा है और गिरने की समस्या कम है, कोई रोग नहीं आता, चाहे वो काला रतुआ हो, चाहे पीला रतुआ हो, चाहे भूरा रतुआ हो। और एक और समस्या है कि जो ज्यादातर MP के अंदर, MP का ना गेहूं प्रीमियम रेट पे बिकता है तो ज्यादातर किस्मों में जो MP के सीड प्रोड्यूसर है, मेरे को कांटेक्ट में रहते हैं, वो बताते रहते हैं, वो कहते हैं कि उनके दानों पे ना काला धब्बा आ जाता है, ब्लैक स्पॉट। तो ब्लैक स्पॉट उनकी जो मार्केट की प्राइस है, क्योंकि वो प्रीमियम पे बिकता है, मार्केट की प्राइस को कम कर देता है। और इसमें 3385 में मैंने जितने भी लोगों से बात करी वो ब्लैक स्पॉट कम से कम। और इसके साथ ही मैं 2 और किस्मों का जिक्र करना चाहूंगा, वो है HD 3410 और HD 3390। HD 3410 हमारी, हमने खासकर MP के लिए ही रिकमेंड, वो अक्टूबर शोइंग के लिए, ये भी 3385 भी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कभी हो सकते हो। 3410 को अक्टूबर शोइंग के लिए, वो भी इतनी ही अच्छी वैरायटी है, उसके अंदर भी फुटाव इतना ही है,
उसी तरह का। और ये एक दूसरी खासियत है, ये वैरायटी किसी वैरायटियों से नहीं मिलती, ये हमारी इंडिजिनस एफर्ट है। ये और जितनी मार्केट में उपलब्ध है या दूसरी यूनिवर्सिटी से डेवलप्ड है, उन वैरायटियों से बिल्कुल अलग है। तो फार्मर ये सोच सकते हैं कि भाई इनको आसानी से पहचान लेंगे, तो कोई सीड की ब्लफिंग नहीं कर सकता अगर भाई इसके नाम से कोई दूसरे का सीड दे दे। और इसका पत्ता है ना इतना डार्क ग्रीन चौड़ा रहता है, दोनों 3410 का भी और इसका भी। उसके अंदर वैक्स आता है, वैक्स है ना जो आपका बढ़े हुए टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता देता है। तो इसमें वैक्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है 3385 में। और 3410 का भी पत्ता चौड़ा है, 3385 का भी पत्ता चौड़ा है। ये दोनों किस्में अर्ली सोइंग के लिए, और 3385 तो किसी टाइम बोलो आप, नवंबर में भी बोलो, दिसंबर में बोलो। हालांकि दिसंबर की पैदावार अक्टूबर की पैदावार थे, कम से कम 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कम आएगी, लेकिन इसकी और किस्मों के कंपैरिजन में फिर भी अच्छी है। 3390 है वो हमने खासकर इसलिए रिलीज करी कि 3390 का एक जो ईयर था 21-22 जिसमें टेम्परेचर सडनली बढ़ गया था, और पूरे इंडिया में वही एक टाइम था जिसमें पूरे इंडिया में नुकसान हुआ था। पूरे इंडिया के अंदर उस बढ़े हुए टेम्परेचर का उस आपकी एचडी 3390 की उस टाइम भी पैदावार हम 55 से 60 क्विंटल ले पाए थे। तो वो एक अच्छा, और उसके में येलो रस्ट की 100% रेजिस्टेंसी है, येलो रस्ट बिल्कुल नहीं आता, हल्की तोतिया कलर की है। कुछ फार्मर्स का प्रेफरेंस रहता है तोतिया कलर को, रेडिश बाल आती है। लेकिन कुछ जैसे लेटरल टीलर रहते हैं, जब वो लेटरल टीलर थोड़े से लेट से लाल होते हैं और मेन टीलर जल्दी लाल हो जाते हैं, तो उसको भी अलग से पहचान सकते हो, उसमें भी फुटाव बहुत है। लेकिन वो ज्यादातर किसान उसको आप नवंबर के 5-7 तारीख के बाद बोएं तो उसकी अच्छी पैदावार ले पाएंगे, 5-7 नवंबर से लेके दिसंबर तक। सर इसके अलावा जैसे एमपी में हमारे यहाँ जो सीड रेट है इसको बहुत अधिक डाला जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करूं, हरदा जिले के बारे में, तो यहाँ पर हेक्टेयर 250 kg मतलब सीड रेट डाला जाता है। तो इसको लेकर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 कारण है, ऐसा नहीं मैं कभी किसान को बेवकूफ नहीं मानता। किसानों जितना ज्ञान हमारे जैसे जो दिन रात काम करते हैं ना, वो मतलब हमारे जैसे लोग बाग जो खेत के अंदर ही चीजों को देखते रहते हैं, उनको भी समझ डेवलप करने में 20-20 साल लग जाते हैं। किसानों को अपनी पीढ़ी दर जो पीढ़ी ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। देखिए एमपी में हायर सीड रेट का कारण है, एक तो उनका 1000 सीड वेट एमपी के ग्रेन का वैसे ही ज्यादा रहता है, 50 ग्राम के आसपास 1000 सीड वेट रहता है। तो क्योंकि आपने पौधों की संख्या बराबर रखनी है, तो सीड वेट ज्यादा है तो आपका 1 पर एकड़ आपको उतना ही ज्यादा वो लेना पड़ेगा गेहूं का वजन। तो वो मान लो यहाँ पे 40 किलो में उतने ही दाने हो जाते हैं, तो वहां 55 किलो में ही 55 किलो में उतने दाने होंगे। ठीक है, जितने दाने यहाँ पे 40 किलो में हो जाएंगे, उतने दाने वहां एमपी में 55 किलो में होंगे। तो 15 किलो तो उससे बढ़ गया। दूसरा वहां पे कुछ किस्में थी, जैसे लोकवन था। लोकवन का इस तरह से सेट रहता है कि भाई लोकवन को लोग बाग नंबर ऑफ बाड़ी बढ़ाने के लिए उसका जैसे वो क्या करते हैं, उनकी एक एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशन है वो, भाई मेन और उसके साइड के 1-2 टिलर रह जाएंगे और ज्यादा फुटाव नहीं आए, तो वो सारे दाने अच्छे भर के आते हैं। ठीक है, तो लोकवन जैसी वैरायटियां वहां पर रही, जिसकी वजह से लोगों ने अपना सीड रेट बढ़ा दिया। पर मैं ये कह रहा हूं 3385 के अंदर आपको सीड रेट कम कर सकते हो इजीली, 40 किलो पे तो आराम से ला सकते हो। मैं कहता हूं 30 किलो में भी उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और ये भी हमने जो देखा है कि ऐसा नहीं है कि ग्रेन की क्वालिटी घट जाएगी। जो ग्रेन की साइनिंग हमने जो ऑब्जर्व करी है, जो उन्होंने सीड प्रोड्यूसर ने हमारे साथ शेयर किया है, वो बहुत अच्छी ग्रेन क्वालिटी, यानी प्रीमियम मिलने लायक है दोनों के, 3410 का भी और 3385 का भी। मेरे ख्याल में 50 से 100 रुपए तक का प्रीमियम तो मिल सकता है अगर जे लोगों को प्रॉपरली कन्वेंसिंग करें। तो सर इसके साथ में मतलब फर्टिलाइजर कितना क्या यूज करना चाहिए? जैसे देखिए फर्टिलाइजर जनरली इस बात पर निर्भर करता है कि भाई आप कितना प्रोडक्शन टारगेट करते हो। तो अगर मान लो फार्मर इंटरेस्टेड है, मैं ये कहता हूं कि भाई कंटिन्यूअसली 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदा लेना थोड़ा सा जमीन पे जाती है। अगर दो फसलें ले रहे हैं, 3 फसलें ले रहे हैं, जैसे एमपी में काफी एरिया में 3 फसलें तक चले गए, 2 फसलें कॉमन ले ही रहे हैं, सोयाबीन भी ले रहे हैं और फिर उसके बाद गेहूं ले रहे हैं।
तो अगर मान लो हम 65 क्विंटल का टारगेट लेके चले, 60-65, तो मेरे को लगता है कि 2.5 से 3 बैग यूरिया और 1 बैग DAP जी ये और 1 बैग SSP, ठीक है। जिंक सल्फेट आप अपने चेक करवा के खेत के अंदर, अगर उसमें उर्वरक क्षमता कम है तो जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हो। अगर ये जिंक की कोई कमी नहीं है तो आप जिंक के डालने की जरूरत नहीं है। जहां धान लेते हैं उसमें धान के बाद ज्यादातर लोग जिंक डाल लेते हैं पहले, तो जिंक आप अगर धान में डाला है तो फिर गेहूं में जिंक की जरूरत नहीं रहेगी। एक जो दूसरा उपयोग कर सकते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूं कि MP में बहुत सारे एरिया है जहां मार्च में पानी सूख जाता है। जी सर। तालाबों का, कुओं का, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज नील हो जाती है। जी। बहुत सारे एरिया है MP में, बहुत डिफरेंट इकोलॉजी है। कुछ जगह तो इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, कुछ जगह आपके जलाशयों का, कुओं का, ट्यूबवेल का पानी खत्म हो जाता है। जी। उसके लिए ये HD 3385 भी और HD 3410 भी, ठीक है, इन दोनों का फायदा बहुत रहेगा। क्योंकि अगर अक्टूबर में बो दिया, पहला पानी रुक के दो, 30 दिन के आसपास दो। अगर जो आपको लगता है कि फसल के अंदर पौधे नहीं मर रहे हैं तो उनको 30 दिन तक डिले करो, पहला पानी दो। और उसमें पहले पानी के बाद जैसे फर्टिलाइजर डालना है आपको, वीडिसाइड डालना है, वो सब ऑपरेशन करके, और फिर आप अगर आपके पास पानी सिर्फ फरवरी तक अवेलेबल है तो फरवरी तक इसके अंदर अच्छा खासा फुटाव बनेगा। और उसके बाद अगर पानी नहीं भी अवेलेबल हुआ तो ये किस्म और किस्मों की बजाय उस कम पानी की उपलब्धता होने के बाद भी अच्छी पैदावार देगी। ये एक खास चीज ध्यान रखने की है कि भाई अर्ली सोइंग की वजह से आप जो पानी खत्म हो जाता है फरवरी मार्च के अंदर, उसको भी काउंटर कर सकते हो बिना पैदावार गिराए। मेरा नाम किरण गायकवाड़ है। मैं अनुवंशिकी संभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। गेहूं पे ही काम है। भारत में जो गेहूं हम पैदा करते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होता है चपाती के लिए। तो चपाती क्वालिटी वैरायटी की अच्छी होनी चाहिए, तभी वो फार्मर के लिए भी अच्छी है और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी है। तो अपनी जो 2 वैरायटी है HD 3385 और 3410, इसकी चपाती मेकिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। जो हमने टेस्ट करवाई है वो चपाती स्कोर भी 8 से ऊपर है, जो कि अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है। चपाती खाने में भी अच्छी है और जैसे बनाने के बाद भी कुछ समय बाद भी ये रोटी सॉफ्ट रहती है। तो ये चपाती की क्वालिटी रहती है। तो ये 2 वैरायटी जैसे अगर MP में अच्छे एरिया में लगती है तो जैसे दाने में शाइन आती है, उसको प्रीमियम तो मिलेगा ही, उसके साथ ही इसकी क्वालिटी अच्छी होने से कंज्यूमर्स के लिए भी इसका काफी फायदा है। मैं डॉक्टर मंजीत कुमार, मैं वैज्ञानिक के पद पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं भी गेहूं सुधार कार्यक्रम में अपनी टीम के साथ जुड़ा हूँ। हमारे पूरी टीम के अथक प्रयासों से ये HD 3385, HD 3410 और HD 3390 का हम डेवलप कर पाए और इसको फार्मर्स के लिए समर्पित कर पाए। ज़्यादातर चीज़ें डॉक्टर राजवीर ने इस किस्म के बारे में बता दिया, और मैं अगर इसका ब्रीफ में बताऊं तो जो वैरायटी है ये HD 3385, इसकी प्लांट हाइट कम है और इसका जो उत्पादन क्षमता है बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता है। और इसको हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और UP, ईस्टर्न इंक्लूडिंग ईस्टर्न UP, सभी के लिए हमने इस किस्म को रिलीज किया है और फार्मर्स को दी है। पिछले सीजन में ये वैरायटी की हमने परफॉर्मेंस जो सीड ग्रोवर्स थे जिनके साथ हमने MOU किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्राप्त हुई और इससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और इन फ्यूचर ये भविष्य में बहुत अच्छा किसानों के लिए, उत्पादन के लिए, चपाती क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी उपयोगी किस्में होगी। मैं डॉक्टर नरेश बैंसला अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं विकास कार्यक्रम में ही जुड़ा हुआ हूँ। ज़्यादातर चीज़ें जो डॉक्टर राजवीर यादव ने बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। और मध्य प्रदेश को लेकर के या फिर भारत के किसी भी जो राज्य में जहाँ पे हमारी किस्में HD 3385, 3410 जहाँ पे प्रदर्शन या सीड प्रोडक्शन हमने लिया है, उसके जो हमें फीडबैक मिला है वो बहुत ही शानदार रहा है। मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि
इन किस्मों का जो बीज है वो आप सुनिश्चित करें कि उसका जो स्रोत है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जिन जिन फर्म के साथ एमओयू हमारा हो रखा है केवल वहीं से उपलब्ध होगा। तो कोशिश करें कि हमारे वैज्ञानिक टीमों से के सभी मेंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो मार्केट से आप जो है नकली जो बीज है या फिर इसके नाम पे कोई जो जालसाजी उससे बचें। बहुत ज्यादा महंगा बीज भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज के जो हमें दर है प्रति एकड़ वो भी हम इसको कम करके अपनी जो कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में करीब हम जो 14-15 लोकेशन पे जो हमने देखा है तो बहुत ही शानदार हमें इसका जो प्रदर्शन मिला है और जो फीडबैक हमें जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो 5-10 वर्षों तक ये किस्म काफी अच्छा उत्पादन देती रहेगी। कोई और फर्म जो इंटरेस्टेड हो इन वैरायटियों के अंदर तो अभी अगले 10-15 दिनों के अंदर हम कॉल करेंगे जेटीएम और बीपीडी के से। एक हमारी और किस्म आई है HD 3388 खासकर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए। तो वो भी उसके करैक्टर भी इतने ही शानदार हैं और उसकी पैदावार भी NEPZ में बहुत अच्छी रहेगी। तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं HD 3388 को आप जहाँ पे ये कहीं भी। और जो लोग नया लाइसेंस करना चाहते हैं वो हमारी जेटीएम बीपीडी यूनिट को कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके MOU करके अपना बीज ले सकते हैं। तो सर अपना जो नॉर्थ जोन आपने जो बताया उसमें कौन कौन से जिले कौन कौन से स्टेट आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जैसे ईस्टर्न यूपी बिहार। पर ये नहीं होता कि कोई वैरायटी मान लो जैसे NEPZ में लगी हुई है वो सेंट्रल जोन के एक्सेप्ट भाई थोड़ा रस्ट का डिफरेंस रहता है। वैरायटियां है ना उनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत वाइड होती है। बट मेरा कहने का मतलब है कोई भी वैरायटी जैसे किसी दूसरे जोन के लिए रिकमेंडेड है उसको आप ट्राई करना चाहते हो तो लिमिटेड एरिया में ट्राई करिए, ठीक है। बहुत बार ऐसी वैरायटी है कि कई बार जैसे WH 147 एक किस्म थी, पुरानी किस्म थी जो साउदर्न हरियाणा से रिलीज हुई थी, वो MP तक ट्रेवल करेगी। वो WH1 से तो साउदर्न हरियाणा में लगी, फिर राजस्थान में लगी, राजस्थान से MP में। लोक 1 थी वो MP के लिए रिलीज हुई थी, लोक 1 MP से ट्रेवल करती राजस्थान आई, राजस्थान से हरियाणा में आई। तो वैरायटियां ट्रेवल करती है। PBW 343 पैन इंडिया लगी, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिकमेंड हुई थी। तो वैरायटियों की एडेप्टेबिलिटी बहुत वाइड है। बट मैं आप लोगों को या किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाई पहले आप एक छोटे एरिया में आप अपनी एडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करें, वैरायटी के साथ फेमिलर हो जाएं, भाई क्या कमी है क्या अच्छा है। अगर जब आप एक बार सेटिस्फाइड हो जाए तब आप उसको लार्जर एरिया में लेके लें। जो हमारी वैरायटी है HD 3410 ये मध्य प्रदेश और जो हमारे दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए रिलीज है। और ये पूसा जवार गेहूं 3410 के नाम से भी ये मध्य प्रदेश में उपलब्ध रहेगी। तो क्योंकि हमने जो इसको MOU के तहत और जो हमारी जो जवाहर कृषि विश्वविद्यालय के साथ इसमें जो इसका सहभागिता जो हमने दिखाई है तो मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय के लिए HD 3410 भी HD 3385 की भांति बहुत अच्छी किस्म रहेगी। और ये ओपन जो सीड जो इसका आपको मध्य प्रदेश में काफी हद तक आपको एजेंसीज के द्वारा उपलब्ध हो सकता है आने वाले वर्षों में। गुरविंदर सिंह, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब से। हमने 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से HD 3385 बोया सीगा जिसका एवरेज ईल्ड 26 क्विंटल 75 किलो रहा। जो यदि दाने की क्वालिटी भी सबसे अच्छी थी। हमने 8-10 वैरायटी इसके साथ और में लगाई हुई थी। जो लोग देखने आते थे वो सभी देखने में भी सबसे अच्छी थी और ईल्ड में भी सबसे अच्छी थी। बहुत बढ़िया वैरायटी है। हमारे हिसाब से हम आगे को भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर आपने ये सीड MOU पे लिया था? हाँ जी, ये सीड में हमने मेरे दोस्त मनजीत सिंह के नाम से MOU 400 kg का MOU किया था। 3-4 बंदों ने बांट कर लगा लिया था। और तो अभी मतलब सीड आप किसानों को प्रोवाइड करवा सकते? थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। हम अपना भी प्रोटेक्शन लगाएंगे, बढ़िया आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसे।